आज दिनांक 13 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड हिंदी के विद्यार्थियों को कर्ता के ने चिन्ह के उचित प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जो विभक्ति चिन्ह हैं उनमें सबसे अधिक परेशानी विद्यार्थियों को होती है कर्ता के ने चिन्ह के प्रयोग के लिए। जहाँ ने चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए वहाँ वे कर नहीं पाते हैं, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर कर देते हैं। विद्यार्थियों से यह असावधानी सामान्य रूप से होती है, इसलिए इस असावधानी से बचने के लिए, इस गलती से बचने के लिए उन्हें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ 3 काल हैं, आदि, भूत, भविष्य और वर्तमान। इन 3 कालों में से 2 काल यानी भविष्यत काल और वर्तमान काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता ही नहीं है। अर्थात 100% में 66% से अधिक छटनी हो जाती है कि वहाँ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। यानी भविष्यत काल में कहीं नहीं और वर्तमान काल में नहीं। अब शेष रह जाता है भूतकाल। भूतकाल यानी वह समय जो बीत गया है। तो जो बीत गया है उसमें कर्ता का ने चिन्ह प्रयुक्त होगा, लेकिन उसके लिए भी शर्तें हैं। पहली शर्त, क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। दूसरी शर्त, अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष अन्य भूतकालों की क्रिया होनी चाहिए। यानी पहली शर्त कि क्रिया भूतकाल की हो। दूसरी शर्त, क्रिया अपूर्ण भूत को छोड़ करके अन्य भूतकालीन क्रिया हो। तीसरी शर्त, क्रिया सकर्मक। संक्षिप्त में यदि इसे कहा जाए तो अपूर्ण भूत को छोड़ करके प्रायः सभी सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अपूर्ण भूत को छोड़ दिया जाए तो 5 भूत होते हैं, उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, हे आसा संपु। हे यानी हेतु हेतु मत भूत, आ माने आसन्न भूत, सा माने सामान्य भूत, सम माने संदिग्ध भूत, और पू यानी पूर्ण भूत। हे आशा संपु। हमारे विद्यार्थी इस सूत्र को ध्यानस्थ कर लें। हे आशा संपु यानी हेतु हेतु मत भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत और पूर्ण भूत। इन 5 भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं में प्रायः कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से भूतकाल में यदि सकर्मक क्रिया हुई तो अपूर्ण भूत को छोड़ करके सभी
भूतकालीन क्रियाओं में प्रायः कर्ता के नीच इनका प्रयोग होगा। अब यह देखना है कि सकर्मक क्रिया किसको कहेंगे। जिस क्रिया के प्रयोग के क्रम में प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक हो जाती है। जैसे उसने रोटी खाई, वाक्य है भूतकाल का, उसने रोटी खाई, तो क्या खाई का उत्तर उसमें मिल रहा है रोटी, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हुई। तो सकर्मक क्रिया में कर्ता के नीच का प्रयोग होगा यदि वह अपूर्ण भूत को छोड़ करके हो। तो उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई है, उसने रोटी खाई होगी। यदि उसने रोटी खाई होती तो वह मजबूत बना रहता। उसने रोटी खा ली है, ऐसे प्रयोगों में कर्ता के नीच इनका प्रयोग होगा। लेकिन यदि अपूर्ण भूत है, यानी वह रोटी खा रहा था, उसमें हम नहीं कह सकते कि उसने रोटी खा रहा था होगा, इसलिए कि यह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, यानी अपूर्ण भूतकालीन क्रिया है और इसमें कर्ता के नेचन का प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्ट विचार है। विद्यार्थी इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसान है। यानी पहले तो कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष सभी सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में होता है। यानी भूत काल को छोड़ करके भविष्यत काल और वर्तमान काल में कभी भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अब भूतकाल 33% जो बचता है, भूतकाल में भी छठे हिस्से में यानी अपूर्ण भूत में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तीसरे कि यदि क्रिया सकर्मक नहीं होगी तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसा मैंने कहा कि उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई होगी, उसने रोटी खा ली है, उसने रोटी खाई थी, उसने रोटी खाई होगी और उसने रोटी खाई होती तो वह कमजोर नहीं होता। यह जो तथ्य है यह सिद्ध करता है कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होना चाहिए। अब दूसरी ओर देखा जाए तो बहुत से ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जिनमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। क्रिया सकर्मक नहीं है, अकर्मक है, लेकिन वहां कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे छींकना, थूकना, खांसना, नहाना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। पूर्व शर्त के अनुसार इसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए,
इसलिए अकर्मक में प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा कि यह अपवाद है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं में भी कर्ता के नी चिन्ह का प्रयोग होगा। न्याय संगत है प्रयोग। जैसे उसने छींका है, उसने छींक दिया, उसने छींका था, उसने छींका होगा, और यदि उसने छींका होता तो मैं सजग हो जाता। तो छींकना, थूकना, खांसना, नहाना इत्यादि हैं अकर्मक। इसमें क्यों का उत्तर नहीं मिलता है। उसने छींका तो क्या छींका, ये इसका उत्तर नहीं है। जिस प्रकार का उत्तर मिलता था, उसने रोटी खाई है, क्या खाई तो रोटी। उसने दूध पी लिया है, क्या पिया तो दूध। सकर्मक हो गई। तो यहां अकर्मक रहने पर भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है, जो अपवाद है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक ही शब्द है, भाव एक है, दोनों एक दो शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक के साथ ने का प्रयोग होगा, एक के साथ नहीं होगा। जैसे उसने कहा था, उसने कहा था, एक कहानी है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो उसमें ने का प्रयोग होता है। शीर्षक ही है उसने कहा था, लेकिन उसने बोला था लोग प्रयोग करते हैं, वह गलत है। बोलने के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। यानी उसने बोला था, यह पूर्णतः अशुद्ध है, इससे हमारे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। बहुत से अर्धशिक्षित व्यक्ति दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर आदि शहरों में जब जाते हैं तो वे हिंदी बोलने के चक्कर में अशुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि यह काम कर देना है, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे अशुद्ध वाक्यों से बचना चाहिए। तो मैं पुनः अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त स्थान पर ही करना चाहिए। अनुपयुक्त स्थान पर प्रयोग पूर्णतः अयोग्य है, नहीं होना चाहिए। और ऐसा यदि कोई करता है तो उसे अशुद्ध माना जाएगा, उससे अंक कट सकते हैं। इस कारण हमारे विद्यार्थी जो स्नातक प्रथम खंड के हैं, चाहे कला के हों, विज्ञान के हों या वाणिज्य के, यह ध्यान दें कि उन्हें हिंदी रचना जो पढ़नी होती है, तो हिंदी रचना में वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि के अतिरिक्त मुहावरे, संधि विच्छेद, विभक्ति चिन्ह इत्यादि को भी पढ़ना है। तो इस पढ़ाई से उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम शुद्ध हिंदी कैसे लिखें, शुद्ध हिंदी कैसे बोलें। यदि मैं बोल रहा हूं तो जो श्रोता है
वह सुनकर के कैसे प्रसन्न हो जाए, यह प्रयास होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे विद्यार्थी, जो मैंने पहले भी बताया है कि उस सूत्र को याद रखें, हे आसा संपु। हे यानी हेतु हेतु मदभूत, आ यानी आसन्न भूत, सम यानी संदिग्ध भूत, पो यानी पूर्ण भूत। अर्थात कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग जब भी होगा तो अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष सभी अकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में होगा। यानी वह भविष्यत काल में नहीं होगा, वह वर्तमान काल में नहीं होगा, जब भी होगा तो भूतकाल में होगा, अपूर्ण भूत को छोड़ करके से सभी सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में होगा। लेकिन कतिपय शब्द ऐसे अपवाद के रूप में हैं जो अकर्मक हैं, लेकिन उनके साथ ने का प्रयोग व्याकरण सम्मत है। जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, ये शब्द अकर्मक हैं। इसके बावजूद इनमें ने का प्रयोग होता है और होना चाहिए। जैसे उसने खांसा है, उसने खांसा था, उसने खांसा होगा, यदि उसने खांसा होता तो मैं जग जाता। ऐसे ऐसे जो प्रयोग हैं वे पूर्णतः व्याकरण सम्मत हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई कहता है कि बोलना और कहना दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो दोनों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए कि दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। यानी क्या बोला तो गंदी बात बोला, क्या कहा तो आने के लिए कहा, तो इसका उत्तर मिल जाता है, यानी सकर्मक क्रिया है। लेकिन कहने में तो ने का प्रयोग होगा, उसने कहा था, लेकिन बोलने में प्रयोग नहीं होगा। राम ने कहा था, सीता ने कहा था, सही है, लेकिन राम ने बोला था, सीता ने बोला था, ये अशुद्ध है, पूर्णतः अशुद्ध है। इससे हमारे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। इस कारण हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं यह हृदयंगम कर लें कि आप चाहेंगे तो शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी लिख सकते हैं। थोड़ी नियमावली और थोड़े उचित प्रयोग का ध्यान रखना पड़ेगा। भाषा व्याकरण से शुद्ध होती है। व्याकरण वह बंधन है जो अशुद्धता से दूर रखता है भाषा को। इस प्रकार हमारे विद्यार्थी विशुद्ध हिंदी वाचन के लिए और विशुद्ध हिंदी पाठ के लिए यह आवश्यक है कि वे बार बार उसके उचित प्रयोग के लिए सतर्क रहें। इसी ढंग से जो प्रयोग होता है उसमें विद्यार्थियों को यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द मूल रूप से है किस रूप में,
कभी कभी एक शब्द का अनुकरण करके दूसरे शब्द को अशुद्ध रूप में लिख देते हैं। जैसे स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग में ग के ऊपर रेप रहेगा, ये सही है, लेकिन नर्क शब्द नहीं है, क पर रेप नहीं होगा, नरक है। और इसी अंधानुकरण में हमारे विद्यार्थी अशुद्धियां कर देते हैं। स्वर के अनुकरण पर कभी भी नर्क शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे बोलने में या लिखने में। तदनुकूल हुई स्नातकोत्तर शब्द बना है स्नातक जोड़ उत्तर से, लेकिन महाविद्यालय के कर्मचारी स्नातकोत्तर के अनुकूल ही शिक्षकेत्तर शब्द लिखते हैं, जो गलत है। शिक्षक जोड़ इतर शब्द होना चाहिए, यानी शिक्षक के अलावे, जिसको नॉन टीचिंग कहते हैं, तो वहाँ इतर शब्द है। इतर का अर्थ होता है अतिरिक्त, तो शिक्षक जोड़ इतर, उसमें डबल त नहीं है, एक ही त है। लेकिन स्नातकोत्तर का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो स्नातक जोड़ उत्तर, यानी स्नातक के बाद, या जिसको परास्नातक कहते हैं, स्नातक के बाद। अंतर स्नातक, परास्नातक। अंतर स्नातक यानी स्नातक तक, परास्नातक यानी स्नातक के बाद। तो स्नातकोत्तर में स्नातक जोड़ उत्तर शब्द है, वहां पर डबल त का प्रयोग होगा, लेकिन शिक्षकेतर में त का द्वित्व प्रयोग नहीं है। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को इससे बचना चाहिए। इसी ढंग से कहीं कहीं असावधानीवश ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो अशुद्ध है। अनाधिकार प्रवेश निषेध है। अनाधिकार नहीं है, अनधिकार है। अनाधिकार अशुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनधिकार तदनुकूल ही हम लोग जो प्रयोग करते हैं, स्त्रीवाची कोई शब्द है तो उसके लिए पुरुषवाची क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पुरुषवाची शब्द है तो स्त्रीवाची क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी भ्रांतियां आ जाती हैं, इससे बचना चाहिए। जैसे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं, लेकिन यदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक साथ जुड़ जाएं युग्म के रूप में, तो उस दौरान जो क्रिया होगी वह बहुवचन पुरुषवाची होगी। जैसे माता और पिता, राधा और कृष्ण, सीता और राम, नर और नारी, ये शब्द स्त्री लिंग और पुल्लिंग दोनों युग्म के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इन युग्म शब्दों के प्रयोग में यह ध्यान देना चाहिए, क्रिया जब भी होगी तो पुल्लिंग होगी और बहुवचन की होगी।
कभी भी एक वचन में नहीं आएगी। सीताराम की पूजा करो, सीताराम आ रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, नर और नारी खड़े हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। चूंकि बाघ के साथ बकरी है, बकरी स्त्रीवाची है लेकिन बाघ पुरुषवाची है, तो क्रिया तो बहुवचन होगी लेकिन पुल्लिंग होगी। चूंकि दो पात्र हैं तो बहुवचन होना है, लेकिन क्रिया पुरुषवाची बहुवचन ही होगी, स्त्रीवाची बहुवचन नहीं होगी। तो हमारे विद्यार्थियों को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कोई अशुद्धि नहीं हो, इन अशुद्धियों से बचना चाहिए। कभी कभी होता है कि हमारे विद्यार्थी जिन शब्दों का उचित प्रयोग होना चाहिए वे कर नहीं पाते हैं। जैसे कहा जाता है कि बाढ़ आने की संभावना है, और सफलता की आशंका है। यह ध्यान देना चाहिए कि मंगल अर्थ में, शुभदायक अर्थ में संभावना व्यक्त की जाती है, यानी विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होने की संभावना है। लेकिन यह मंगल अर्थ में है उत्तीर्णता, लेकिन जहाँ पर अमंगल अर्थ में होगा वहाँ पर आशंका का प्रयोग किया जाता है, यानी अकाल पड़ने की आशंका है, तूफान आने की आशंका है। उसमें संभावना शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर मंगल अर्थ का है वहाँ पर मंगल की अभिव्यक्ति के लिए संभावना और अमंगल के लिए आशंका शब्द का प्रयोग उचित माना जाता है। इससे विद्यार्थी सजग रहे। कुछ और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी भी एक वचन में प्रयुक्त ही नहीं होते हैं, जब भी होंगे तो बहुवचन में प्रयुक्त होंगे, और वो भी पुल्लिंग बहुवचन में। एक वचन में उनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे अक्षत, आंसू, होश, प्राण, यानी अक्षत, आंसू, होश, दर्शन और प्राण। जैसे कहा जाता है कि माता पिता का दर्शन करो, यह अशुद्ध है। जहाँ भी दर्शन शब्द का प्रयोग होगा, माता पिता के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, भगवान के दर्शन हुए, भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन, माता पिता का दर्शन, यह अशुद्ध है। ऐसे ही विवाह में अक्षत छींटे जाते हैं, तो अक्षत छींटे गए, अक्षत थोड़े हैं, अक्षत थोड़ा है नहीं होगा, अक्षत छींटा गया नहीं होगा, वो पुल्लिंग बहुवचन में ही आएगा। आंसू बह गए, आंसू बह गया नहीं, जब भी होगा तो आंसू बह गए। होश उड़ गए, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं होगा।
इसी ढंग से प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं, ये पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा, स्त्रीवाची एक वचन में नहीं होगा। तो दर्शन, अक्षत, होश, प्राण, ये सभी जब भी आएंगे तो पुल्लिंग बहुवचन में ही आएंगे। आपके दर्शन हुए, उनके होश उड़ गए, अक्षत छीटे गए, प्राण निकल गए, होश उड़ गए, ये प्रयोग उचित हैं और शुद्ध हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग में जो भाषाई सजगता होती है वह होनी चाहिए। ऐसे ही कभी कभार ह्रस्व और दीर्घ की भी अशुद्धियां बार बार प्रभावित करती हैं विद्यार्थियों को। हमारे विद्यार्थी इतना जरूर रखें कि जो हिंदी के देवनागरी लिपि है वो ऐसी लिपि है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, और आप शुद्ध वाचन करेंगे तो शुद्ध लेखन भी कर सकते हैं। अंग्रेजी के समान नहीं है। वहाँ पर क ध्वनि सी से भी निकलती है, सीएस से भी निकलती है, के से भी निकलती है, क्यू से भी निकलती है। हमारे यहाँ ऐसा व्यतिक्रम नहीं है। इसलिए हमारी भाषा, हमारी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक है और शुद्धतम है। अतएव हिंदी का विशुद्ध प्रयोग अपेक्षित है। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं इन व्याकरणिक तथ्यों को हृदयंगम करें। प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं विश्वविद्यालय स्तर के, मैंने जो बताया है उसमें से कई प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों के सही उत्तर के लिए शब्दों का प्रयोग उचित होना चाहिए। पुनः हमारे विद्यार्थी ध्यान कर लें कि 5 ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे, एक वचन या स्त्रीलिंग में कभी नहीं होंगे। उसमें है आंसू, अक्षत, होश, दर्शन और प्राण। इन 5 को जरूर याद रखें और इनका प्रयोग